स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंतर्गत जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके अंतर्गत हम आपको बताने वाले हैं कि इस एक्ट की पृष्ठभूमि जो थी वह क्या थी। साथ ही साथ हम इसके विभिन्न प्रावधानों पर भी चर्चा करेंगे, इसकी क्या मुख्य विशेषताएं रही हैं उन पर चर्चा करेंगे और अंत में मैं आपको इसकी सीमाएं जो हैं वो बताऊंगी। यानी कि डिटेल वे में हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पर चर्चा करने वाले हैं। जो भी नए स्टूडेंट्स हैं वह इस टेलीग्राम लिंक पे जाके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर मैं क्लासेस का अपडेट देती हूँ, चूंकि अनअकैडमी पर मेरी प्लस और स्पेशल क्लासेस होती हैं, तो इन सारी क्लासेस का अपडेट मैं इस टेलीग्राम ग्रुप पर देती हूँ, तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पृष्ठभूमि जो है वो जान लेते हैं। आप सभी को पता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वह मूल रूप से व्यापारिक कंपनी थी और कोई भी व्यापारिक कंपनी हो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है भाई? लाभ कमाने का होता है। तो भाई इसका भी मुख्य उद्देश्य क्या था? लाभ कमाने का था, जो कि अपने व्यापारिक हितों को सुरक्षित रखने के लिए स्थानीय शासकों से युद्ध या उनके प्रदेशों का जो थी वह अधिग्रहण कर लेती थी। और ये जो इसके द्वारा कदम उठाया गया था, ये किसी भी व्यापारिक कंपनी के लिए अपने आप में एक नया सा जो था वह कदम था। इसलिए आपने देखा होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो थी व्यापार के उद्देश्य से, है ना, लेकिन उसने क्या कर लिया था भाई? अपना साम्राज्य जो था वह स्थापित कर लिया था। ब्रिटिश सरकार कंपनी को इन सभी गतिविधियों को संचालित करने के लिए चार्टर जारी करती थी। अब देखिए भाई, थी तो ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक कंपनी, तो भाई इसको संचालित भी तो किया जाएगा ना। कर तो ये रही थी ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत ही काम। तो भाई जो कंपनी की गतिविधियां थी भारत में, उन गतिविधियों को संचालित करने के लिए जो ब्रिटिश सरकार थी वह निम्न चार्टर जो थी वह जारी किया करती थी। अब चार्टर के तहत कंपनी को यह अधिकार था कि वह सेना और नौसेना की भर्ती तथा रखरखाव जो है वो कर सके। यानी वह सेना में भी भर्ती कर सकती थी, नौसेना में भी कर सकती थी और उसका रखरखाव भी जो थी वह कर सकती थी। साथ ही साथ अपने कर्मचारियों में अनुशासन बनाए रखने हेतु दंडात्मक शक्ति का भी जो है वो प्रयोग करे। यानी कि विभिन्न दंडात्मक शक्ति का भी कंपनी जो थी वह प्रयोग कर सकती थी इन चार्टर्स के तहत। ये सभी अधिकार कंपनी को व्यापारिक हितों की सुरक्षा और उसे आगे बढ़ाने के नाम पर दिए जाते थे। भाई देखिए, अब ब्रिटिश सरकार क्या दे रही है? कंपनी को अधिकार दे रही है, लेकिन ये जो अधिकार कंपनी को दे रही है वह किस नाम पर दे रही है भाई? कि हम व्यापारिक हितों की जो है वो सुरक्षा कर रहे हैं। तो व्यापारिक हितों की सुरक्षा और उसे आगे बढ़ाने के नाम पर जो थे वह ये अधिकार कंपनी को दिए जाते थे और इसके बदले में कंपनी सरकार को 4 लाख पाउंड का वार्षिक भुगतान किया करती थी। अब देखिए भाई, कंपनी ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत ही तो काम करती थी ना, तो भाई इसके बदले में क्या करना पड़ेगा? कंपनी को सरकार को भुगतान भी करना पड़ेगा। तो भाई वो कंपनी क्या करती थी? सरकार को वार्षिक रूप से 4 लाख पाउंड का भुगतान किया करती थी। स्थानीय शासकों से सशस्त्र संघर्ष के द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा और दक्षिण भारत कुछ क्षेत्रों पर कब्जे के बाद कंपनी द्वारा मूल निवासियों के विरुद्ध कृत अत्याचार के समाचार ब्रिटेन पहुंचने लगे। परिणाम स्वरूप कंपनी के कामकाज पर सरकार के नियंत्रण की मांग हुई। अब देखिए भाई, हुआ क्या था? अब कंपनी क्या कर रही थी भाई? अपने व्यापारिक हित यानी कि अपने लाभ के लिए जो उन्हें जैसा लग रहा था उस तरीके के कार्य जो थी वह कर रही थी। कहने का अभिप्राय ये है कि जब स्थानीय शासकों के साथ सशस्त्र संघर्ष जो है वो कंपनी का हुआ, चाहे वो बंगाल का हो, बिहार हो, उड़ीसा हो या फिर दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्र हो, इन पर कब्जे के बाद देखा गया कि भाई जो कंपनी थी वह क्या कर रही थी? मूल निवासियों के विरुद्ध अत्याचार जो है वो कर रही थी, यानी कि उन पर अत्याचार कर रही थी। और जब ये बात कहां पर पहुंची? ब्रिटेन में पहुंची। तो परिणाम स्वरूप ये देखा गया कि कंपनी के कामकाज पर सरकार के नियंत्रण की जो है वो मांग होने लगी कि भाई कंपनी के कामकाज पर क्या होना चाहिए? सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, है ना। क्योंकि देखिए, जब भी किसी कंपनी पर नियंत्रण नहीं रहेगा या किसी भी व्यक्ति हो या फिर कोई भी संगठन हो उस पर नियंत्रण नहीं रहेगा तो वो क्या करेगी भाई? खुद को ही राजा समझने लगेगी, है ना। तो फिर वो अपने अनुसार क्या करने लगेगी? कार्य करने लगेगी, किसी की नहीं सुनेगी, खुद अपने नियम जो है वो बनाने लगेगी, है ना। तो नियंत्रण जो है वो बहुत जरूरी होता है। तो भाई कंपनी के कामकाज पर सरकार के नियंत्रण की भी मांग होने लगी।
ये मामला ब्रिटिश संसद की एक चयन समिति को भेजा गया और इस समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए 1773 में एक विनियामक अधिनियम पारित किया गया जिसका नाम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो भाई जब कंपनी के नियंत्रण की मांग जो है वो ब्रिटिश सरकार तक पहुंची तो ब्रिटिश संसद में भी इस बात पर चर्चा की गई। तो ब्रिटिश संसद की एक चयन समिति को ये बात मामला जो है वो भेजा गया और इन्हीं समितियों की सिफारिश पर ध्यान में रखते हुए ये जो एक्ट है वह पारित किया गया, जो कि 1773 का एक विनियामक अधिनियम था जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। हम नेक्स्ट बताने से पहले आप एक छोटी सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सुन लीजिए कि भाई वाई अनअकैडमी, क्योंकि यहाँ पर आपको वाइडेस्ट चॉइस मिलती है एजुकेटर्स की, फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज कोर्सेज, आप अपने कोर्सेज को चेंज भी जो है वो कर सकते हैं, अनलिमिटेड व्यूज ऑन लेक्चर्स, आप जितने चाहे जितने साल का आपका सब्सक्रिप्शन है उस दौरान आप अनलिमिटेड व्यूज जो है वो लेक्चर्स पर कर सकते हैं, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस यहाँ पर आपको मिलेंगे, प्रिंटेड कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स मिलेगा, एंड टू एंड प्रेपरेशन, लाइव मेंटरशिप, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस फॉर मेंस। भाई अगर हम रिजल्ट की बात करें तो 170 प्लस टॉपर्स 2020 में और 197 टॉपर्स 2021 में जो है वो सिलेक्ट हुए हैं जो कि अनअकैडमी के लर्नर्स रहे हैं। AIR 3, 4 और 5 भी जो है वो इसमें शामिल है। अगर कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। न्यू ईयर, न्यू रेजोल्यूशन, न्यू गोल, रिजॉल्व 2023, गेट 23% ऑफ ऑन ऑल अनअकैडमी यूपीएससी CSE सब्सक्रिप्शन, हरी अप ऑफर वैलिड टिल 6 जनवरी। देखिए भाई यहाँ पर 23% को ऑफ मिल रहा है अनअकैडमी यूपीएससी CSE सब्सक्रिप्शन पे, जहां पर प्लस और आइकॉनिक के प्राइसेस दिए गए हैं। 18 मंथ, 12 मंथ और 6 मंथ के प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो है वो अवेलेबल है। जैसे कि अगर हम 12 मंथ के प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करें तो ये 44,660 रुपीज का जो है वो आपको पड़ रहा है। लेकिन अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करते हैं जो कि है JGIS10, ये मेरा कोड है, इसका इस्तेमाल करने के बाद आपको इस पर 10% का ऑफ जो है वो मिल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन 61,215 का है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे भी अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 10% को ऑफ मिल जाएगा। इसी प्रकार से 18 और 6 मंथ के सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है, तो आप उन्हें भी जो है वह ले सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो इस नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। अब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देखते हैं। ये अधिनियम संवैधानिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण रहा है। रेगुलेटिंग एक्ट पारित करने का मुख्य उद्देश्य कंपनी के कार्यों को भारत और इंग्लैंड दोनों स्थानों पर नियंत्रित करना था और व्याप्त दोषों को जो था वह दूर करना था। अब देखिए मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही पृष्ठभूमि जो थी वह बताई थी। वहां पर मैंने आपको बताया था कि भाई जो कंपनी थी वह भारत में क्या कर रही थी, विभिन्न अत्याचार जो थी वह कर रही थी। जब इस बात की जानकारी पहुंची कहां पर, तो ब्रिटेन, तो भाई इसी को यानी कि कंपनी के कार्यों को ही नियंत्रित करने के उद्देश्य से ये जो एक्ट था वह पारित किया गया। तो ये अधिनियम संवैधानिक दृष्टिकोण से काफी महत्व जो है वो रखता है। इस एक्ट के पारित होने के मुख्य उद्देश्य थे, पहला तो ये कंपनी के कार्यों को भारत और इंग्लैंड दोनों स्थानों पर नियंत्रित करना और जो भी व्याप्त दोष है उन्हें दूर करना। ब्रिटिश संसद द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित मामलों को नियंत्रित और विनियमित करने हेतु ये पहला कदम था। इसी वजह से ये एक्ट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी प्रीलिम्स में भी ये इससे प्रश्न पूछा जाता है और मेंस में भी जो है वो पूछा जाता है। तो ब्रिटिश संसद द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित मामलों को नियंत्रित और विनियमित करने हेतु ये पहला कदम था और पहली बार कंपनी के राजनीतिक प्रशासनिक कार्यों को भी इसके द्वारा मान्यता प्रदान की गई और इसके ही द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की भी जो थी वह नींव रखी गई थी। इसका उद्देश्य जो था वह था भारत में स्थित ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और इसके कर्मचारियों में भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना और इसके कारण ब्रिटिश अधिकारियों की समृद्धि से इंग्लैंड में आक्रोश एवं ईर्ष्या का माहौल जो है वह बढ़ने लगा। अब देखिए भाई नियंत्रण कभी किसी को जो है वो पसंद नहीं आता, ठीक है, तो यहाँ पर भी ये चीज हुई। तो भाई ब्रिटिश अधिकारियों को भी नियंत्रण जो है वो पसंद नहीं आया, तो इसके परिणाम स्वरूप ये देखा गया कि भाई ब्रिटिश अधिकारियों की समृद्धि से इंग्लैंड में आक्रोश और ईर्ष्या का माहौल जो है वो बढ़ने लगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब इस एक्ट की मुख्य विशेषताएं जो है वो जान लेते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था। इसके अतिरिक्त इसका उद्देश्य कंपनी की संचालन समिति में
आमूलचूल परिवर्तन करना और कंपनी के राजनीतिक अस्तित्व को स्वीकार कर उसके व्यापारिक ढांचे को राजनीतिक कार्यों के संचालन योग्य जो था वह बनाना था। अब भाई देखिए मुख्य विशेषता इसकी यही थी कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था, है ना। मतलब जो भी कार्य कंपनी कर रही है उस पर क्या है, ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण है, और नियंत्रण रहेगा तो भाई कंपनी क्या करेगी, भाई ब्रिटिश सरकार पे हावी नहीं होगी। तो मेन उद्देश्य इसका यही था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार के निगरानी में लाना, साथ ही साथ कंपनी के संचालन में आमूलचूल परिवर्तन करना था, कंपनी के राजनीतिक अस्तित्व को स्वीकार कर उसके व्यापारिक ढांचे को राजनीतिक कार्यों के संचालन योग्य बनाना था। इस अधिनियम को 1773 में ब्रिटिश संसद ने पास किया था, 1773 में से 1774 में से लागू किया गया था। तो भाई याद रखिएगा लागू यह अधिनियम हुआ था कब, 1774 में, लेकिन पारित यह अधिनियम किया गया था 1773 में। अब हम इसके मुख्य प्रावधान जो है वो देख लेते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट के मुख्य प्रावधान क्या क्या थे। पहला, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का कार्यकाल 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया। पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का जो कार्यकाल होता था वह 1 वर्ष का होता था मात्र, लेकिन जब ये एक्ट लाया गया तो इस एक्ट के तहत क्या किया गया, ये जो कार्यकाल की अवधि है इसमें क्या किया गया भाई, इसे बढ़ाया गया। तो 1 वर्ष से बढ़ाकर इसे क्या कर दिया गया, 4 वर्ष कर दिया गया। और डायरेक्टरों की जो संख्या है वह कितनी निर्धारित कर दी गई, तो संख्या जो है वो 24 निर्धारित कर दी गई। साथ ही साथ इसमें 25% अर्थात 6 सदस्यों को प्रति वर्ष अवकाश ग्रहण करना पड़ता था। देखिए भाई 24 संख्या निर्धारित तो कर दी है, लेकिन अगर हम बात करें तो प्रति वर्ष यहाँ पर 6 सदस्य, जो कि इसका 25% था, है ना। 24 संख्या निर्धारित कर दी गई थी, तो इसमें से जो 25% थे यानी कि जो 6 सदस्य थे उन्हें प्रति वर्ष अवकाश ग्रहण करना पड़ता था। 1000 पाउंड के हिस्सेदारों को मत देने का अधिकार जो है वो दिया गया था। नेक्स्ट, कोर्ट ऑफ प्रेसिडेंसी, बंगाल के प्रशासक को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और इसके सलाह देने हेतु 4 सदस्यों की एक कार्यकारिणी भी जो है वो बनाई गई, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता था। अब देखिए भाई जो कोर्ट ऑफ प्रेसिडेंसी थी यानी कि बंगाल के प्रशासक थे, अब क्या किया गया, उन्हें अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अब जब गवर्नर जनरल उन्हें जो है वो कहा जाने लगा है ना, ये जो प्रशासक है उसे, तो भाई उसको सलाह देने के लिए भी कोई चाहिए। तो भाई सलाह देने के लिए 4 सदस्यों की एक कार्यकारिणी जो है वो बनाई, जो कि क्या करती थी भाई, सलाह देती थी। और इसका कार्यकाल कितने वर्ष का कर दिया गया, 5 साल का। तो 5 साल का इसका जो था वह कार्यकाल होता था, जो कि गवर्नर जनरल को एक तरीके से सलाह देने के लिए जो थी वह बनाई गई थी। मद्रास और बंबई के गवर्नर उसके अधीन हो गए। भाई अब जो मद्रास और बंबई के गवर्नर थे वे भी इसके अधीन आने लगे। अधिनियम के अंतर्गत प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स बना तथा पार्षद के रूप में सर फिलिप फ्रांसिस क्वेलरिंग, मानसन और बारविल को जो है वो नियुक्त किया गया। अब देखिए भाई बात ये आती है, अधिनियम तो पारित हो गया, तो प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था, तो प्रथम गवर्नर जनरल जो बना था उसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग, और पार्षद के रूप में नाम यहाँ पर दिए गए हैं सर फिलिप फ्रांसिस, क्वेलरिंग, मानसेन और बारवेल को जो है वो नियुक्त किया गया था। ये केवल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की सिफारिश पर ब्रिटिश सम्राट द्वारा ही 5 वर्ष के पूर्व हटाए जा सकते थे। तो देखिए भाई 5 साल की अवधि निर्धारित तो की गई है कि भाई 5 साल का इनका जो है वो कार्यकाल रहेगा, लेकिन क्या इनको 5 साल की अवधि के पहले भी हटाया जा सकता था, तो बिल्कुल इन्हें 5 साल की अवधि के पहले भी जो था वह हटाया जा सकता था, लेकिन कैसे, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की सिफारिश पर ब्रिटिश सम्राट द्वारा इन्हें 5 वर्ष से पूर्व भी हटाया जा सकता था। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। अब देखिए भाई इसी एक्ट के तहत क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, और कहां पर ये स्थापना हुई थी, तो कलकत्ता में हुई थी। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 जो थे वह अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। अगर हम बात करें तो अब इसमें निर्णय कैसे लिए जाते थे, तो भाई जो निर्णय लिए जाते थे वह अंग्रेजी कानून के अनुसार मुकदमों का जो था वह निर्णय लिया जाता था। साथ ही साथ अब हम इसके अगर क्षेत्राधिकार की बात करें कि भाई इसका क्षेत्राधिकार किन किन क्षेत्रों तक था, तो आपका बंगाल, बिहार, उड़ीसा तक जो था वह इनका क्षेत्राधिकार रहा है। इस सर्वोच्च न्यायालय को सौम्य न्याय और सामान्य विधि के न्यायालय, नौसेना विधि के न्यायालय और धार्मिक न्यायालय के रूप में भी कार्य करना था। यानी कि सामान्य विधि संबंधी निर्णय ले सकता था, है ना, नौसेना विधि के न्यायालय तथा धार्मिक न्यायालय के रूप में कार्य करता था। उच्च न्यायालय 1774 में
गठित किया गया और सर एलिजा एम्पे मुख्य न्यायाधीश तथा चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइड अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। भाई हमने आपको बताया था कि भाई एक कौन होगा, मुख्य न्यायाधीश होगा, है ना, और 3 अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। तो उच्चतम न्यायालय कब गठित किया गया था, तो 1774 में से गठित किया गया था। सर एलिजा एम्पे मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए और जो 3 अन्य न्यायाधीश थे, पहले थे चैम्बर्स, दूसरे थे लेमेस्टर और तीसरे थे हाइड, इन्हें जो है वो नियुक्त किया गया। बिना लाइसेंस प्राप्त किए कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। यानी कि अगर कंपनी के कर्मचारी जो हैं वे निजी व्यापार करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो भाई वो निजी व्यापार नहीं कर सकते तब तक बिना लाइसेंस के, ठीक है। अगर वो लाइसेंस प्राप्त नहीं करते हैं तो कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था, यानी कि वो निजी व्यापार नहीं कर सकते बिना लाइसेंस प्राप्त किए हुए। गवर्नर जनरल व उसकी काउंसिल को नियम बनाने तथा अध्यादेश पारित करने का अधिकार था, परंतु इनको सुप्रीम कोर्ट द्वारा पंजीकृत होना जरूरी था। अब देखिए भाई, जो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल हुआ करती थी, है ना, मैंने अभी आपको बताया था कि भाई 4 सदस्यों के एक कार्यकारिणी जो थी वह बनाई गई थी, है ना। तो भाई ये जो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल हुआ करती थी, ये नियम बनाने और अध्यादेश पारित करने का इन्हें अधिकार दिया गया था, यानी कि नियम भी ये बना सकती थी, अध्यादेश पारित भी कर सकती थी। लेकिन इसके लिए क्या है, तो इसके लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट द्वारा पंजीकृत होना जरूरी होता था। अगर वे पंजीकृत नहीं होंगे तो वैसा नहीं कर सकते। कंपनी के प्रत्येक सैनिक और असैनिक पदाधिकारी को किसी भी व्यक्ति से उपहार, दान या पारितोषिक लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। अब भाई भ्रष्टाचार काफी बढ़ गया था, है ना, तो भाई उसके नियंत्रण में लाने के लिए क्या किया गया, जो प्रत्येक सैनिक है, असैनिक अधिकारी है, उन्हें व्यक्ति से उपहार, दान और पारितोषिक लेने से प्रतिबंधित जो था कर दिया गया था, यानी कि अब ये आप नहीं ले सकते हैं। कंपनी के अधिकारियों व कर्मचारियों का वेतन भी बढ़ा दिया गया। भाई अब देखिए इस अधिनियम के तहत ये भी किया गया, जो कंपनी के अधिकारी वर्ग था, कर्मचारी वर्ग था, उनका वेतन भी बढ़ा दिया गया। भाई नेक्स्ट आने से पहले ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सुन लीजिए। आरंभ बैच ज्वाइन कीजिए, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव बैच है यूपीएससी सीएससी 2024 के लिए। इंग्लिश में ये कवर कराया जाएगा। जनवरी 12 2023 से ये बैच शुरू हो रहा है। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा ये बैच जो है वो लिया जाएगा। सो एनरोल नाउ। बाकी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप इस नंबर पे कॉल करके जो है वो पूछ सकते हैं। Nothing can stop you from chasing your UPSC dream. Get started with 0% EMI today. लोन भी अवेलेबल है। अप्रूवल आपको 2 घंटे में मिल जाएगा। मिनिमल पेपर वर्क, फ्लेक्सिबल टेन्योर्स। भाई सब्सक्राइब करने के लिए इस कोड का इस्तेमाल जरूर करें, जो कि है JGIAS 10। इसका इस्तेमाल करके आपको सब्सक्रिप्शन पे डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो इस नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। सब्सक्रिप्शन रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है, इस नंबर पे आपके क्वेरी के सारे जवाब जो है वो आपको मिल जाएंगे। सो सब्सक्राइब नाउ। नेक्स्ट देखते हैं। इस अधिनियम के लागू होने के बाद गवर्नर जनरल को अपने काउंसिल के सदस्यों को नियंत्रित करने की शक्ति जो थी वह नहीं थी। भाई देखिए, अधिनियम के हमने मुख्य प्रावधान तो जाने, लेकिन यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट है। क्या है कि भाई ये जो गवर्नर जनरल था और उसकी काउंसिल थी, वह नियम तो बना सकती थी, है ना। मैंने अभी आपको बताया था कि भाई सुप्रीम कोर्ट से पंजीकृत होना जरूरी है, लेकिन भाई ये जो गवर्नर जनरल था, उसका अपने काउंसिल के सदस्यों को नियंत्रित करने की शक्ति नहीं थी। यानी कि अगर ये जो गवर्नर जनरल है वह काउंसिल के सदस्यों को नियंत्रित करने की कोशिश करेगा, तो भाई ऐसा नहीं है, ठीक है। तो काउंसिल के सदस्यों को नियंत्रित करने की गवर्नर जनरल को शक्ति नहीं थी। साथ ही साथ उसे अपने काउंसिल के सदस्यों के बहुमत के विरुद्ध कार्य करने का भी अधिकार नहीं था। यानी कि अगर वह अपनी मर्जी से कार्य करना चाह रहा है, सदस्यों का बहुमत उसे प्राप्त नहीं है, तो वह ऐसा भी जो है वो नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसे अपने काउंसिल के सदस्यों के बहुमत के विरुद्ध कार्य करने का अधिकार नहीं, यानी कि कार्य उसको कैसे करना पड़ेगा, इन्हीं की सलाह पर करना पड़ेगा। इन सदस्यों का बहुमत होगा तभी वो निर्णय जो है वो ले सकता है। तो वह अपने काउंसिल के सदस्यों के बहुमत के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता था, ये अधिकार उसको नहीं था। इसके समक्ष देखा गया उन्हें व्यवहारिक कठिनाइयां जो है वो उत्पन्न हुई, है ना। तो भाई कई कठिनाइयां जो है वो व्यवहारिक रूप से सामने है। रेगुलेटिंग एक्ट के पश्चात 1781 का इंडिया एक्ट, जो कि संशोधनात्मक अधिनियम था, एक अनुपूरक कानून जो है वो बनाया गया। इसके द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट की कुछ कमियों को दूर करने का प्रयत्न किया गया। अब देखिए भाई, ऐसा है कि विभिन्न अधिनियम जो है वो लाए गए, ठीक है। आज हम रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए हम रेगुलेटिंग एक्ट पर चर्चा करेंगे।
तो देखिए भाई विभिन्न अधिनियम जो है वो लाए गए हैं। अब ऐसा क्यों हुआ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई एक एक्ट लाया गया, ठीक है, अब उसमें लगा कि भाई इसमें कई कमियां हैं, है ना, तो क्या किया गया भाई, दूसरा एक्ट संशोधनात्मक रूप से लाया गया, उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया, फिर उसके तहत विभिन्न प्रावधान जोड़े गए, तभी तो इतने सारे एक्ट है। तो फिर भाई क्या हुआ, दूसरे एक्ट में लगा कि भाई इसमें भी कमी है, इसमें हमें और सुधार जो है वो करना चाहिए, तो फिर भाई नेक्स्ट आया। तो हुआ क्या कि जो रेगुलेटिंग एक्ट था इसके पश्चात 1781 के इंडिया एक्ट जो कि संशोधात्मक अधिनियम था उसके द्वारा एक अनुपूरक कानून बनाया गया। इसके द्वारा क्या किया गया कि भाई ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था इसमें जो कुछ कमियां थी उन्हें दूर करने का प्रयत्न किया गया। इस एक्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को अधिक स्पष्ट किया गया, उसे कलकत्ता के सभी निवासी चाहे वो अंग्रेज हो या फिर भारतीय पर अधिकार दिया गया और यह भी आदेश दिया गया कि प्रतिवादी का निजी कानून जो है वो लागू। तो वही देखिए अब इसमें क्या किया गया, जो सुप्रीम कोर्ट था, है ना, उसका अधिकार क्षेत्र काफी स्पष्ट कर दिया गया। अगर हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की तुलना में बात करें तो साथ ही साथ जो कलकत्ता के सभी निवासी थे, अब कलकत्ता में अंग्रेज थोड़ी रह रहे थे अकेले, है ना, भारतीय भी थे, तो जो सभी निवासी थे कलकत्ता के, चाहे अंग्रेज हो चाहे भारतीय, उन पर अधिकार दिया गया और यह भी आदेश दिया गया कि प्रतिवादी का निजी कानून जो है वो लागू होगा। अब चलिए हम इस एक्ट की सीमाएं जो है वो जान लेते हैं। इस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के अधिकारियों का लक्ष्य बनाया गया, ना कि कंपनी को। भाई देखिए इस अधिनियम की एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि भाई इस अधिनियम के तहत क्या किया गया था, या इस अधिनियम के माध्यम से क्या किया गया था कि जो कंपनी के अधिकारी थे उन्हें लक्ष्य बनाया गया था, है ना कि किसको, ना कि कंपनी को। गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद के बीच लगातार तनाव के कारण प्रशासनिक व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल पाई। अब भाई हमने देखा कि गवर्नर जनरल और उसके परिषद के बीच क्या होता रहता था, लगातार तनाव की स्थिति उत्पन्न होती रहती थी, है ना। कई बार ऐसा होता था कि गवर्नर जनरल कोई निर्णय दे रहा है लेकिन सदस्य उससे सहमत नहीं, कई बार परिषद का कोई सदस्य जो है वो निर्णय ले रहा है, निर्णय मतलब कोई कहना चाहिए सलाह जो है वो दे रहा है, तो हो सकता है बाकी सदस्य सहमत ना हो, या फिर अगर सदस्य सहमत हो तो गवर्नर जनरल एक तरीके से जो है उन निर्णय से लेकर खुश ना हो, या जो भी उनके द्वारा निर्णय लिया गया है उससे लेकर। तो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के बीच लगातार तनाव के कारण यह देखा गया कि प्रशासनिक व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल पाई। यूरोपीय प्रणाली के आधार पर स्थापित उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता स्पष्ट नहीं की गई। मैंने आपको बताया था कि भाई इस अधिनियम में कमी थी कि उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को स्पष्ट नहीं किया गया था, तभी तो 1781 का इंडिया एक्ट लाया गया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकार क्षेत्र था उसको अधिक स्पष्ट कर दिया गया। तो यूरोपीय प्रणाली पर के आधारित मतलब जो था ये उच्चतम न्यायालय थी, तो उसकी अधिकारिता को स्पष्ट नहीं किया गया। साथ ही साथ जो निर्णय लिए जाते थे वह किसके तहत लिए जाते थे, अंग्रेजी कानून के तहत या अंग्रेजी विधि के तहत। इस अधिनियम के बाद और भी कई एक्ट लाए गए, जैसे कि आपका ज्यूडिकेचर एक्ट था 1781 का, पिट्स इंडिया एक्ट था 1784 का और डिक्लेटरी एक्ट था 1788 का। तो यही था हमारा आज का वीडियो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोड जरूर याद रखिएगा सब्सक्रिप्शन लेते समय, जो कि है JJIS10, इसका इस्तेमाल कर आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।